Welcome to CI International School online classes. Hello students. Our today's topic is successive ionization enthalpy and electron gain enthalpy. तो बेटा हम बात करते हैं ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। तो अभी तक हम लास्ट वीडियोस में आप याद करिए, हमने लास्ट 2 वीडियोस में आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बताया था। क्या बताया था आपको याद हो बेटा कि किसी भी एटम की लास्ट शेल से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में उस एटम को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लूज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एनी एटम, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बात आती है सक्सेसिव। ठीक है, तो देखो सक्सेसिव क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास सोडियम है फॉर एग्जाम्पल, तो सोडियम में आप जानते हैं 281 लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो 282 और मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो बेटा क्या होगा 283। तो डेफिनेशन किस बात पे है कि किसी भी एटम की लास्ट शेल से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलने। लेकिन देखो सोडियम में तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट मैग्नीशियम को तो 1 by 1 पहले एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फिर एक और करेगा, तभी तो 2,8 बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी। ऐसे एल्यूमिनियम जो है बेटा 283 है, तो स्टेबिलिटी कब आएगी जब 1 by 1 वो अपने लास्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ये होती है बेटा कि जब एल्यूमिनियम ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस किया तब उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, क्लियर, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, अब उसके बाद फिर अगेन वो अपना एक और कर रहा है, इस 3 में से एक हो चुका है, एक और कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा आपका, है ना, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जब अब 3 में से 2 हो चुके, एक और बचा, एक और निकालेगा, तो वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सक्सेसिव। अगर तो सक्सेसिव क्या होता है 1 by 1, है ना, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, नेक्स्ट, वही तो सक्सेसिव कहलाता है। तो वो देखो, अब देखो मैं एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, तो देखो एल्यूमिनियम जो है हमारा जो न्यूट्रल एटम है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है, जब इसने अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये क्या बन गया एल्यूमिनियम आयन 1 पॉजिटिव। इस पे क्या आएगा 1 पॉजिटिव। इतनी बात तो क्लियर है आपको बेटा। जब एल्यूमिनियम एक न्यूट्रल एटम है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन है। ठीक है, चलो एक चीज मैं इस पर और लिखता जा रहा हूँ बेटा, एल्यूमिनियम में क्या है 13 इलेक्ट्रॉन और 13 ही बेटा प्रोटॉन, इस एल्यूमिनियम में है, क्लियर। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, तो 12 इलेक्ट्रॉन बचे और प्रोटॉन कितने हमारे पास 13 के 13, क्लियर। तो बेटा जब एल्यूमिनियम जो भी आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उसको जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, यहाँ पर वो हमारी क्या कहलाएगी E1। तो यहाँ E1 क्या चीज है बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IP। इतनी बात समझ में आई आप बच्चों को बेटा, क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब जब एल्यूमिनियम आयन है बेटा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, यहाँ से फिर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम 2+, क्लियर। और यहाँ पर बेटा जब इसने लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो यहाँ भी कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर, वो हमारी कहलाएगी E2, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे फिर अगेन जब बेटा एल्यूमिनियम 2+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, क्लियर, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा एल्यूमिनियम 3+, क्लियर है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे भी जो एनर्जी आपकी बेटा रिक्वायरमेंट होगी थर्ड इलेक्ट्रॉन के निकलने पर, वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कुछ बच्चों के दिमाग में तो शायद ये भी आ रहा होगा भाई एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, यहाँ से भी एक निकला, फिर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, फिर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने में जो एनर्जी तीनों स्टेज में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेज में, इसमें इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन तो बराबर एक ही निकल रहा है, तो आने वाली एनर्जी भी क्या होगी बराबर, मतलब E1 E2 E3 की वैल्यू क्या होगी बराबर, नहीं ऐसा नहीं है। ये बेटा देखो क्या होता है, हमेशा E1 से ज़्यादा हमेशा E2 की वैल्यू मिलेगी और E2 से ज़्यादा बेटा आपको E3 की वैल्यू मिलेगी, कुछ एक्सप्रेशनल केसेस को छोड़कर। ठीक है, एक दो एक्सप्रेशनल केस आ जाते हैं IPIE में, है ना, तो ये में मिल सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखो वो कैसे है बेटा, इसका आंसर इन्हीं में छिपा हुआ है, अब ध्यान से देखना। जब इस यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर पॉइंट, और 13 प्रोटॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेंगे बेटा हमारे पास, 11 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे इससे जब 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन और बेटा 13 प्रोटॉन। क्लियर, देखो सॉरी यहाँ तो वही रहेगा 11, भाई जो यहाँ 12 है ना, इसमें एल्यूमिनियम 2 प्लस है ना, जब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आप मुझे खुद बताइए बेटा कि यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं तो अगर देखो इसको अब मैं यहाँ से रिमूव करके इसके डायग्राम ही बना देता हूँ एल्यूमिनियम का, जिससे क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब यूज में आएगा तो आप आसानी से समझ पाओगे। क्लियर है कि E1 से ज़्यादा E2 की वैल्यू कैसे होगी, इसमें सारा रोल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। जैसे अब देखो मैं ये एल्यूमिनियम का एटम बनाता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, 13 प्रोटॉन्स हैं बेटा। क्लियर, 13 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे पहली शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 है, और जो लास्ट हमारी एक शेल बची बेटा इसमें हमारे पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं फर्स्ट स्टेज की, आप देखते जाएगा बेटा, ध्यान से समझने वाला पॉइंट यहीं पर है। तो यहाँ पर हमारे पास कर्नल शेल में 2 और 8 मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन होगा उसको रोकने के लिए 10 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स काम आ जाएगा। तो बाहर जो पहुंचेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन्स पे 3 प्रोटॉन का ही पहुंचेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स है इस कंडीशन में, जब 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन है। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आगे की, इससे आगे की तरफ। इस स्टेज में आओ, यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ अभी तक स्टेज जो है ये क्या है, एल्यूमिनियम है ना, इस वाली स्टेज में। अब मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दूं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब ये निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या होगी, E1। क्लियर है पॉइंट। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम आयन की, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका। अब यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है, ठीक है, और यहाँ फिर कोई ना कोई एनर्जी आएगी, वो E2 कहलाएगी। अब आप देखिए इन 2 इलेक्ट्रॉनों पर कितने प्रोटॉनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि अभी भी कर्नल शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन 10 प्रोटॉनों से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो 13 में से 10 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स तो यहाँ यूज में आ गया, स्क्रीन हो गया, बचा कितना, 3 प्रोटॉन। तो इस कंडीशन में बेटा क्या हो रहा है, लास्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉनों पे 3 प्रोटॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, और इस कंडीशन में क्या थी, 3 इलेक्ट्रॉन्स पे 3 प्रोटॉन का आ रहा था। आप बताओ, अब इन एक इलेक्ट्रॉन के निकलते ही इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे पहले के मुकाबले ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। बात समझ में आ गई नहीं? तो भाई पहले 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 प्रोटॉन था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो E1 थी। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स पे 3 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहले से ज्यादा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब इनमें से ये इसमें जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी की वैल्यू पहले वाले से ज्यादा होगी नहीं, तो E2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, E1 से ज्यादा होगी नहीं होगी। आया समझ में? अब सोचो ये भी निकल चुका है एक इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है। अब हम एल्यूमिनियम 1+ से 2+ पे आ चुके हैं, और 2+ का मतलब समझते हो। अब लास्ट शेल में हमारे पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, ये वाला। अब ये बाहर निकलेगा, मैं इसको इधर बना देता हूँ समझाने के लिए। अब ये बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और इसके बदले में एनर्जी आएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, E3। ठीक है बेटा। तो अब आप मुझे बताओ, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो बचा एक, और उस पर स्क्रीन होने के बाद जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा वो कितने का होगा, 3 प्रोटॉन्स का होगा। ठीक है बेटा। और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, कहाँ एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन का था, वो E1 था। जब 2 प्रोटॉन पे लास्ट शेल के रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स पर 3 प्रोटॉन्स का है, मतलब मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पे मोर देन 1 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके मुकाबले, तो E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा होगी।
अब लास्ट शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है और उस पर 3 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया नहीं, उसको तोड़ने के लिए और बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो और बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो बेटा वो हमारी क्या कहलाएगी E3। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया E1 E2 और E3 इस तरीके से बन गया। तो अब आ गया, तो ये बेटा हर एटम पे एप्लीकेबल है, हम चाहे किसी की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालें, एक आध दो कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है। पहले मैं आपको बेटा इतनी सारी वीडियोस में और अभी भी एक दो दिन पहले सिंपल डेफिनेशंस, उनके वेरिएशंस और रीजंस बताया। ठीक है बेटा, क्लियर, याद रहेगा आपको। और सक्सेसिव हम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं वो एटम पे देखते हैं, ऊपर से नीचे ग्रुप में नहीं वेरी करते बेटा। हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम की E1 EA1, इसको बेटा E1 को EA1 भी बोला जाता है, EA1 है ना, ये भी क्या है तो आयन, सॉरी गलत बोल गया मैं, IP1, ये क्या बोली जाती है बेटा IP1, ये IP2 है ना, ये IP सेकेंड आए हैं, या शॉर्ट में बोल दो आप IP2, ये ना लेके आप पीछे लिख दो थर्ड करके, तो बात बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया, सक्सेसिव किसी हमें एक एटम की देखेंगे बेटा, क्लियर है, ये नहीं हम ऊपर से नीचे उसका वेरिएशन, तो इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही बेटा अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, ये आपको समझ में आया, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के हिसाब से भी और आपके +2 के हिसाब से, दोनों में इससे बोर्ड के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे, इसके बिना मतलब बहुत सारे क्वेश्चन चाहे सिंपल चाहे कुछ एक्सेप्शनल आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो उसी का एक पार्ट है ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमारा पहला टॉपिक हुआ, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं, नॉन मेटल्स। तो अब हम एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं बेटा, किसी नॉन मेटल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने का देखा, अब हम देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा गेन करने वाला। तो आप देख सकते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है बेटा, है ना, तो ये तो थर्ड का था, तो मैं फास्फोरस ही ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो फास्फोरस का एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्लियर है पॉइंट। तो देखो फास्फोरस में बेटा हमारे पास क्या होते हैं, 15 एटॉमिक नंबर होता है, 15 प्रोटॉन होते हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और अगले वाले में बेटा 1 2 3 है ना, और आपका 4 और 5, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 5 एटॉमिक नंबर्स हमारे पास, सॉरी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फास्फोरस का हो गया। और आप भी जानते हो फास्फोरस बेटा क्या करता है, 15 में 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी तो 18 बनेगा भाई। नॉर्मली फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 5, जो फास्फोरस पे 3 नेगेटिव आयन आता है तो कैसे आता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 8 8 बन गए, तो P3 नेगेटिव बन गया। आगे पॉइंट समझ में, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये, अब ये कैसे करता है वो देखो बेटा, क्लियर। 1 ये इकट्ठे तो बेटा एक साथ तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ये, ठीक है, 1 by 1 ही करेगा। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकेंड, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जब सेकेंड गेन करेगा तो वो क्या कहलाएगी, समझ में आ गया। चलो मैं इनको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ये हमारे पास फास्फोरस की कंडीशन है, ठीक है बेटा, इसमें हमारे पास 15 प्रोटॉन और 15 ही इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये P1 नेगेटिव बना, और यहाँ पर क्या हो गए, प्रोटॉन तो 15 के 15 ही रहे, इलेक्ट्रॉन बढ़ के क्या हो गए। और देखो मैं जो डार्किन दिखा रहा हूँ मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब बेटा आएगा तो यहाँ से बदले में एनर्जी निकलेगी, वो क्या कहलाएगी EA1। पॉइंट आगे, क्योंकि लास्ट शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एनर्जी रिलीज होगी तो EA1 होगी। तो यहाँ पे हमारी क्या कहलाती है, वो फर्स्ट EA कह सकते हो आप, है ना, फर्स्ट EA, क्लियर। अब यहाँ की वही वाली बात बेटा, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको रिपल्शन झेलना पड़ेगा, रिपल्शन को कम करने के लिए एनर्जी रिलीज होगी, तो वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट EA, क्लियर पॉइंट। अब आओ हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुका, ठीक है बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ चुका, मतलब जो P1 नेगेटिव है उसमें हमारे पास प्रोटॉन तो वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 16। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन फिर गेन किया, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अब हमारे पास इस तरीके से इसने जब एक और गेन करेगा ये P2 नेगेटिव बनेगा,
और अब इलेक्ट्रॉन इसमें भी 15 तो प्रोटॉन ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा 17 हो जाएंगे। और यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी सेकेंड ईए। अब आओ जो फास्फोरस 2 नेगेटिव है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो फास्फोरस 3 नेगेटिव बनेगा। यहाँ भी देखो प्रोटॉन तो वही रहेंगे और 2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 17, और जब इसको गेन करेंगे तो 15 प्रोटॉन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब आप यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी बेटा। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस पे बेस्ड होती है कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी है, उस पर उतने ही प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स है, बैलेंस है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ रहा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन झेलना पड़ता है। तो आए उससे पहले उस रिपल्शन को कम करने के लिए बदले में वहां से एक एनर्जी निकल जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ से बदले में एक एनर्जी निकली, वो क्या कहलाई, फर्स्ट आयनाइजेशन था। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके बेटा इस पे, है ना, लास्ट शेल में 6, और उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने का है 5 प्रोटॉन। अभी 10 स्क्रीन हो गया। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हमारे पास सिचुएशन कौन है, P1 है, तो इसमें लास्ट में 1 2 3 4 5 और 6 एक वो आ गया जो गेन। अब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो 6 और उस पर आने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो कितना है 5 प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम पहले। और इसमें क्या कंडीशन थी, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं ना 5 का ही था, तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन का ही था बेटा। चलो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि अब इस वाली कंडीशन में बेटा लास्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 5 है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई, प्रोटॉन कम पड़ गए। अब तो पहले से भी इससे ज्यादा रिपल्शन इसमें, तो अब आप बताओ इससे ज्यादा रिपल्शन लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर, और फिर भी आपको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो पहले यहाँ तो चलो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतना प्रोटॉन था, तब एक इलेक्ट्रॉन को लेने में एनर्जी निकली। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन और एक ज्यादा हो गया, प्रोटॉन और एक कम है, ठीक है ना बेटा। तो रिपल्शन और बहुत ज्यादा है, यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा रिपल्शन है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो बताओ उस रिपल्शन ज्यादा रिपल्शन को हमके लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारी EA1 होगी बेटा, है ना, उससे ज्यादा क्या हो जाएगी, EA2 हो जाएगी। अब यहाँ पे बेटा इस कंडीशन में P2 में क्या है, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके और उनपे 5 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स है, तो और भी ज्यादा रिपल्शन है, और उस और ज्यादा रिपल्शन में भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये भी क्या हो गई, इन जनरल, है ना, एक्सेप्शनल को छोड़ के इन जनरल यही केस होता है। समझ में आ गया कि फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, ये हमारी बेटा सक्सेसिव कहलाती है। तो ऐसे ही समझ में आ गया आपको, क्लियर है, कोई इशू। अब इसमें देखिए आपको बुक में इसमें कोई क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल। इसके अभी देखो मैंने किसी भी प्रॉपर्टी के अभी तक जितनी प्रॉपर्टी पढ़ा है, कितनी प्रॉपर्टी में अब तक पढ़ा चुका आपको, एटॉमिक रेडियस, साइज, वॉल्यूम, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, कूलम्ब फोर्स, मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक के मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मैं आपको 12 प्रॉपर्टी अब तक पढ़ा चुका, और इसमें मैंने सिंपल डेफिनेशंस, उसके सिंपल वेरिएशन, ठीक है बेटा, और आपका है ना वेरिएशंस का रीजन, ये 12 प्रॉपर्टी के मैंने आपको केवल और केवल क्या बताया। अगर वैसे देखो मेटल नॉन मेटल को अलग अलग मानो तो आपकी 3 और मतलब 15 हो जाएंगी टोटल। तो इस तरीके से उन सबके रीजन, सिंपल केस बताएं, किसी का भी एक्सेप्शन नहीं पढ़ाया। पहले एक बार सिंपल पढ़ा दो, जो सिंपल रूल फॉलो नहीं करेंगे वो एक्सेप्शनल वही क्वेश्चन में आएंगे। प्रॉपर्टीज को कराने के बाद उनके क्वेश्चन कराएंगे, कुछ सिंपल कुछ एक्सेप्शनल, ठीक है। एक्सेप्शनल अभी एक भी नहीं हुआ है किसी का। चलो पहले सिंपल तो समझ में आ जाए, फिर आगे एक्सेप्शनल की तरफ बढ़ेंगे। पहले एक्सेप्शनल सिखा देंगे तो सिंपल ही चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास, जैसे एसिड बेसिक कैरेक्टर है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉलिड लिक्विड गैस का कन्वर्जन है, तो ये कुछ 5-6 प्रॉपर्टी बची, थर्मल स्टेबिलिटी है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is acidic and basic nature of the oxide of different elements. The different elements के जो oxides होते हैं बेटा,
तो कुछ एलिमेंट के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर रखते हैं, और कुछ एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा दैट कंटेन द बेसिक नेचर, और कुछ के ऑक्साइड एसिडिक नेचर। तो देखो वो कैसे होते हैं कैसे नहीं, वो उनको देखते हैं हम, ठीक है। तो वही बात करते हैं, मैं सारे ग्रुप्स की लूँगा, कुछ आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स लूँगा, कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स लूँगा, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे एक मैं स्टडी करता हूँ पहले आपके बेटा इनिशियल ग्रुप की, जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूँ, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और बेटा हमारे पास कौन है, पोटेशियम, ठीक है। अब मैं अगर वाटर हाइड्रोजन का ऑक्साइड लूँ, ये तो एलिमेंट्स हैं, इनके ऑक्साइड क्या होंगे, H2O, ठीक है बेटा, Li2O, क्लियर पॉइंट, Na2O और K2O, ठीक है। तो आप ये हमारे पास क्या बनेंगे बेटा, ये इनके ऑक्साइड्स बनेंगे, क्लियर है। H2O, Li2O, है ना, Na2O और K2O। आप जानते हो बेटा कि अगर हम K2O में वाटर को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है, KOH। मेटल के, अब यहाँ 10th में पढ़ के आए बेटा, है ना, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, और आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर, तो मिलके क्या बन जाता है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये आप स्टेटमेंट 10th में मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है आप उसमें पढ़ के आए कि मेटल ऑक्साइड में अगर हम वाटर को ऐड कर दें तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और मेटल हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसा होता है ना, बेसिक होता है कि नहीं होता है, क्लियर। ये स्टेटमेंट आप मुझे बताओ, ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि नहीं आए, सब आपको याद आ गया होगा। अब आप इसी में ऐड करो, देखो ऊपर के सारी चीज़ें, जैसे ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है Na2, और मैंने इसमें वाटर ऐड किया तो क्या बन गया, है ना, NaOH, क्लियर है पॉइंट। ये क्या बन गया हमारा, NaOH। हमारे पास लिथियम का ऑक्साइड है और हमने उसमें वाटर को ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, NiOH। और H2O में बेटा H2O ऐड करोगे तो क्या रहेगा, H2O ही रहेगा, नहीं रहेगा, क्लियर है पॉइंट। सेम ही बात है, उसमें तो कुछ नया नहीं है, क्लियर। इसको तो लिखो या ना लिखो बराबर से। चलो अब हम बात करते हैं, देखो ये सभी क्या रखते हैं, बेसिक नेचर रखते हैं। तो एक आप यहाँ पे क्या चाहिए, और इसी के अपोजिट बेटा अगर मैं इसके बचे हुए पार्ट में बात करूँ, जैसे फ्लोरीन है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए फ्लोरीन का, है ना, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, क्लियर। अब हमने, आप देखो बेटा अगर आप इसमें पानी मिलाओ, क्लियर, तो हमारे पास, मतलब सॉरी इनके पहले ऑक्साइड, क्लियर, तो इसके जब ऑक्साइड लोगे तो क्या बनेगा भाई, Cl2O, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलो बेटा इस तरीके से, या इनके ऑक्साइड्स के अलावा इनके हाइड्राइड वो भी होते हैं हमारे पास, चलो कोई नहीं, अभी ऑक्साइड लेके चल रहे हैं तो हम वही लेते हैं F2O, है ना, Br2O। इनमें हमने वाटर को ऐड किया, इसमें भी वाटर को ऐड किया बेटा, इसमें भी वाटर को ऐड किया, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाता है, जैसे आप याद करो मैंने इसके कुछ कंपाउंड बनाए थे, जैसे HClO2, HClO3, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, है ना, ये HClO4, HClO, ये सारे बन जाते हैं, क्लियर है पॉइंट। तो डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन के ही बन जाते हैं, और ऐसे इसमें करोगे तो आपके HbRO2, है ना, HbRO3, इस टाइप से, क्लियर है पॉइंट। तो अब मैं इसलिए एक ले लेता हूँ तो आप उससे समझ सकते, कोई भी ले लो, चलो मैं एक से यही समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, HbR, है ना, O2। फिर फ्लोरीन का थोड़ा मुश्किल होता है तो वो मैंने इसलिए नहीं बनाया। तो आप देखो ये क्या बन गए, जैसे उसकी तरह नहीं बन गए, HNO3 होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नॉन मेटल नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, H2SO4, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो गए ना, ऑक्सी एसिड्स बन गए, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, ऑक्सी एसिड्स। तो ये भी आप एक स्टेटमेंट पढ़ के आए हो 10th में कि जो बेटा नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, अगर हम इसमें वाटर को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऑक्सी एसिड बन जाएगा। तो वहाँ 10th में आप एसिड पढ़ के आए हो सिंपली। तो ये दो सेंटेंस आप 10th में पढ़ के आए हो
कि मेटल ऑक्साइड में वाटर को ऐड करें तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, दैट आर नेचर इन बेसिक। आप समझो सब स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH के OH पे। और अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड में वाटर को ऐड करें तो क्या बन जाता है ना, एसिड बन जाता है। ठीक है बेटा, ऑक्सी एसिड। ये तो क्लियर हो गया कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो नेचर में एसिडिक होता है। ये क्या है, सब एसिडिक हो गए। तो ये नेचर में क्या हो गया बेटा, एसिडिक हो गया, नहीं हो गया। और ये मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा हो गया बेटा हमारे पास, है ना, बेसिक। भाई चाहे वो हाइड्रोक्साइड का जो ऑक्साइड, पानी तो न्यूट्रल होता है, तो ये बेसिक है तो ये न्यूट्रल है तो ये भी तो बेसिक हो गया। समझ में क्या नहीं बेटा। तो इस तरीके से आपको पास ये चीज़ें मिली। तो पहली बात ये पता चल गया आपको। अब हमारी वही वाली बात, 1 से लेकर 13 तक के ग्रुप में जनरली मेटल्स होती हैं। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, नेचर में बेसिक होंगे। 14 से लेके आपके 17 तक के सारे एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेकिन कार्बन फैमिली में नीचे लाइट भी मेटल्स आती है। तो सीधी सी बात है, जहाँ मेटल है तो मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे बेटा हमारे, चाहे अब वो किसी भी ग्रुप में हो, है ना। और नॉन मेटल चाहे किसी भी ग्रुप में हो, है ना, उनके ऑक्साइड ऐसे। और कुछ एलिमेंट हमारे पास कैसे हैं बेटा, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, जिन्हें आप मेटलॉइड कहते हो। और मेटलॉइड में जब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है तो बेटा उस मेटलॉइड का जो ऑक्साइड होगा और उसमें पानी मिलाओगे तो जो कंपाउंड बन के आएगा वो बताओ कैसा कैरेक्टर रखेगा, दोनों रखेगा नहीं, एसिडिक और बेसिक। तभी तो उसको क्या बोला गया था, एम्फोटोरिक। आप एक वर्ड सुने हो ना, एम्फोटोरिक, है ना, एम्फोटोरिक। तो एम्फोटोरिक क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर हो। एसिडिक बेसिक नेचर कैसे आएगा भाई, जब उस एलिमेंट में मेटल नॉन मेटल दोनों का नेचर है। तो मेटल का भी तो वो मेटल, जब आपने मान लो उसमें आपने एसिड डाल दिया तो वो मेटल का ऑक्साइड क्या करेगा, बेस का काम करेगा। समझ में आ गया। तो मेटलॉइड्स के ही क्या होते हैं, एम्फोटोरिक होते हैं। ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटोरिक। इतनी चीज समझ में आ गई। चलो, तो हमारी डेफिनेशन खत्म हुई, किस ग्रुप में क्या प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक या बेसिक। वो अब आते हैं वेरिएशन। जैसे मान लो इस ग्रुप की बात करें, इसमें एसिडिक करेंगे, सब क्या है, बेसिक है। तो अप टू डाउन मूव करने पर मेटल के ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज। तो अब आप मुझे बताओ जल्दी से, आयन कौन बनेगा भाई, के अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके OH को जल्दी से देगा, सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको देगा, लिथियम मान लो इसको दिया। तो आयन बनने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगी, समझ आया, के में, क्योंकि क्यों, के में 4th शेल में इलेक्ट्रॉन है, लास्ट बहुत जल्दी से इसको देते हैं तो डिसोसिएशन हो गया। तो बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे हाइड्रोक्साइड जो बहुत जल्दी से तेजी से और कंप्लीटली OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो बताओ किसने जल्दी OH माइनस आयन बने, है ना, नीचे वाले ने। तो अप टू डाउन मूव करने पर जो जल्दी OH आयन रिलीज करेगा वही तो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। तो इन सब में अप टू डाउन मूव करोगे तो नीचे वालों का बेसिक कैरेक्टर बढ़ा। तो अप टू डाउन मूव करने पर देखो क्या बन गया, बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। देखो इसको अगर मैं एक कॉमन चार्ट से बनाना चाहूँ, जैसे हर बार बनाता हूँ, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि अप टू डाउन मूव करने पर बेटा बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब बेसिक बढ़ रहा है तो एसिडिक क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तभी तो देखो ऊपर वाला जो वाटर है वो ड्वेल कैरेक्टर रखते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। H आयन प्लस OH वो H रिलीज करता है। ऐसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, समझ में। अब देखो लिथियम आएगा तो इसमें एसिड बेसिक कैरेक्टर कम होगा और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और NaOH वगैरह सब यहाँ पे आ गए, इसमें बेसिक कम होता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड में दोनों तरीके से क्लियर है पॉइंट, ऐसे वहां पर है। अब आप बताओ ये Br का साइज बड़ा है, Br किससे बना हुआ है, देखो इनके अगर स्ट्रक्चर बनाए, मैं एक बना देता हूँ, आप इससे समझ सकते हो। Cl है, समझाएंगे बेटा। तो Cl पे हमारे पास ये HCl पे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, अभी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। आप देख सकते हो इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, बाकी एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। तो ये वाला H+ बन के निकलता है। अब एक तो Cl का से ये बेटा ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन है, एक Br से, Br का साइज बड़ा है, तो कौन तेजी से खींचेगा, आप ही बताओ मुझे। ठीक है, कि जब छोटे साइज वाला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा Cl में, Cl के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों में Br से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी तेजी से वो ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन खींचेगा। तो H कहाँ जल्दी निकलेगा, ऊपर या नीचे, जहाँ साइज छोटा होगा सेंट्रल एटम का। ठीक है, तो साइज ऊपर छोटा होता है, और जहाँ साइज छोटा होगा तो O के तेजी से खींचेगा, OH के तेजी से खींचेगा, जल्दी से H रिलीज। जहाँ H जल्दी से रिलीज होगा H आयन, उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ऊपर वालों में जितना छोटा साइज उसमें बेटा उतनी जल्दी H+ आयन रिलीज होने की टेंडेंसी होगी, और जो जल्दी H आयन रिलीज करता है वही क्या कहलाता है, आपका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो देखो ये एक ही चार्ट दोनों जगह एप्लीकेबल हो गया कि नहीं,
ठीक है। और देखो इनको तो हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, हाइड्राइड के तरीके से भी। क्लियर है। जैसे देखो हमारे सामने मैं अब एक केस ये इधर वाली मिटा देता हूँ, आप इससे फिर ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। कि जैसे मैं इनको वो ले लेता हूँ, ये तो मैंने नॉन मेटल्स के दोनों चीजें होती हैं, ऑक्साइड भी होता है बेटा और हाइड्रोक्साइड, वो हाइड्राइड्स भी होते हैं। जैसे देखो H है ना आपके पास, HF है ना, HCl है ना, HBr और आपका HA। क्लियर। तो F का साइज ये और H का तो जो है Cl का ये, ठीक। Br का आपके पास और बढ़ जाएगा, है ना। Cl से क्या हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है Br का, ये आपके पास Cl, ये आपके पास Br बेटा। I में और बड़ा हो जाएगा, I का साइज और बड़ा हो जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन हो गया, है ना, इससे आपके पास एक हाइड्रोजन हो गया। क्लियर। अब आप ही बताओ, है ना, कि लास्ट शेल पे, यहाँ पे फिफ्थ शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये बॉन्ड वैसे वीक होगा, तो बहुत जल्दी से टूटेगा, जल्दी से HI नहीं लिए। तो जितना बड़ा साइज होता जाएगा, क्लियर है ना पॉइंट। तो हमारे पास हाइड्राइड्स में देख रहे हैं आप, उल्टा हो गया, ऑक्साइड में एसिडिक करेक्टर ऊपर ही आ रहा था ज़्यादा, लेकिन हाइड्राइड्स की बेसिस पर अगर हम देखें, है ना, तो जो आपके नॉन ऑक्सी एसिड्स होते हैं उसमें अप टू डाउन मूव होने पर एसिडिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और जो ऑक्सी एसिड्स हैं उसमें एसिडिक करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आपको एसिडिक और बेसिक करेक्टर समझ में आए, ठीक है, और इनका वेरिएशन समझ में आया अप टू डाउन मूव करने पर। जो हमारे 1 से 13 तक के ग्रुप हैं, है ना, वो मेटल्स के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड के होते हैं, नीचे में बेस है, अप टू डाउन मूव करने पर बेसिक करेक्टर क्या होगा बेटा, इंक्रीज। ऐसे ही नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, अप टू डाउन मूव करने पर एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करेगा बेसिक। ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या थर्मल स्टेबिलिटी, वो हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।